हेलो एवरीवन। आज आर्ट एंड कल्चर देखेंगे। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर में जो मौर्य कला या मौर्य कला बोल सकते हैं। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व इसका स्वरूप क्या रहा था। देखिए, ये राजकीय कला था। राजकीय कला में कौन सा? राजप्रसाद स्तंभ गुफा स्थापत्य स्तूप था। राजप्रसाद स्तंभ गुफा स्थापत्य स्तूप। और लोक कला में आम लोगों की कला को बोला जाता था। राजकीय कला 4 प्रकार के: राजप्रसाद स्तंभ गुफा स्थापत्य और स्तूप स्तूप। इसका भूमिका देखेंगे। भूमिका तो देखिए, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में महान 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 मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। उल्लेखनीय है कि मौर्य साम्राज्य भारत का पहला केंद्रीकृत राज्य था। मौर्य शासक केवल महान साम्राज्य के संस्थापक नहीं थे, परंतु उन्होंने कला एवं संस्कृति के विकास में अत्यंत भूमिका का निर्वाह किया था। कला एवं संस्कृति में मौर्य कला का विस्तार पाटलिपुत्र, सांची, तक्षशिला आदि क्षेत्रों में देखा जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र में? कौन कौन सा क्षेत्र में? पाटलिपुत्र, सांची और तक्षशिला आदि के क्षेत्रों में देखा जाता है। इस स्थापत्य कला के अंतर्गत मौर्य शासकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता था, जैसे पत्थर, लकड़ी, मिट्टी इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, राजप्रसाद कितना बोले? अगर हम बोलते हैं कि राजकीय कला कितना था, तो 4 गो था। राजप्रसाद था, गुफा था, और फिर स्तंभ था, स्तूप था। राजप्रसाद का महल कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने महान साम्राज्य की स्थापना किया था, परंतु कला एवं संस्कृति के कार्य में इनके काल में हम बहुत सीमित कार्य देखते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में एक विशाल भवन का निर्माण करवाया था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य का महत्व कहा जाता था। किसका महत्व कहा जाता? चंद्रगुप्त मौर्य का महत्व कहा जाता था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मौर्य साम्राज्य में यह पहला वास्तुकला का निर्माण था। कुछ विद्वानों ने राजप्रसाद के विषय में वर्णन किया है। चाणक्य, मेगास्थनीज और फाहियान ने इसका वर्णन किया है। कौन कौन? चाणक्य, मेगास्थनीज और फाहियान ने इसका वर्णन किया है। चाणक्य के अनुसार सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग अति महत्वपूर्ण होता है। चाणक्य कौन सा पुस्तक में लिखा है? तो चाणक्य सप्त सिद्धांत में लिखा है। कौन सा? सप्त सिद्धांत में लिखा है, क्योंकि वास्तव में सम्राट सुरक्षा से संबंधित है। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का महल संसार का सबसे प्रसिद्ध राजमहल और चंद्रगुप्त मौर्य का महल। मेगास्थनीज क्या बोलते हैं कि संसार के सबसे बढ़िया है। क्या है? संसार के सबसे मेगास्थनीज संसार के सबसे बढ़िया बोलता है। अच्छा, सबसे प्रसिद्ध राजमहल है। इस राजमहल में 64 गेट और 570 बुर्ज थे। 64 गेट, 570 बुर्ज और 80 पिलर इसमें था। 570 बुर्ज और 64 गेट था। फाहियान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का महल एक मानव निर्मित कृत नहीं परंतु यह दैव निर्मित है। फाहियान के अनुसार सबसे ये मानव निर्मित नहीं है, दैव निर्मित है। मेगास्थनीज के अनुसार संसार के सबसे प्रसिद्ध है। अगर बोल देगा चाणक्य के अनुसार, तो चाणक्य के अनुसार सुरक्षा में सबसे बढ़िया है। सुरक्षा में और कौन सा पुस्तक में? सप्त सिद्धांत में लिखा गया। फाहियान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का महल एक मानव निर्मित नहीं है, दैव निर्मित है। अच्छा, इस राजमहल को लकड़ी का बना हुआ था। मुख्य रूप से इसका फर्श और जो छत था, से क्या चीज़ के? लकड़ी के बना हुआ था। ऐसा माना जाता है कि
ऐसा माना जाता है कि इस राजमहल में 64 स्तंभ थे, 84 स्तंभ थे। कितने? 84 स्तंभ, 64 गेट, 570 बुर्ज। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार ने भी इस राजमहल में शासन किया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार महान सम्राट अशोक ने इसमें कुछ परिवर्तन किए थे, परंतु बाद में यह राजप्रासाद आग से जलकर नष्ट हो गया। इस राजप्रासाद का विषय स्थापत्य ईरानी के हकमानी साम्राज्य से प्रभावित था। ईरान के हकमानी साम्राज्य से प्रभावित था। इस राजप्रासाद का साक्ष्य हमें वर्तमान में कुम्हरार से प्राप्त होता है। सही है, राजप्रासाद हो गया। स्तूप अब होगा स्तूप, उसके बाद स्तंभ और गुफा स्थापत्य। अच्छा, स्तूप किसको बोलते थे? यह बौद्ध कला का प्रमुख भाग होता था। स्तूप के बोलते थे, स्तूप को बौद्ध कला का प्रमुख भाग बोलते थे। स्तूप शब्द का अर्थ होता था, संस्कृत में अगर बोले तो ढेर, और पाली में अगर बोले तो थूप होता था। संस्कृत में बोले तो ढेर और पाली में अगर बोले तो थूप। स्तूप का पहला वर्णन हमें रिंग बेल से प्राप्त होता है। कहाँ से? रिंग बेल से प्राप्त होता है। परंतु वास्तव में स्तूपों का निर्माण गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात हुआ है। स्तूप का निर्माण कब हुआ है? गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के मतलब बाद हुआ है। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु के बाद हुआ है। परंतु महान सम्राट अशोक के काल में हम स्तूप के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति देखते हैं। अशोक के काल में क्या देखते हैं? उल्लेखनीय प्रगति देखते हैं। स्तूप केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी पाए जाते हैं, क्योंकि अशोक के काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में ही नहीं विदेशों में भी किया गया था। अन्य देशों में स्तूपों को नाम, जैसे नेपाल में चैत्य बोलते हैं। नेपाल में क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। स्तूप के नेपाल में क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। अच्छा, और इंडोनेशिया में कैंडी बोलते हैं, जापान में पैगोडा बोलते हैं, और श्रीलंका में डा गाबा बोलते हैं। देखिए, नेपाल में चैत, इंडोनेशिया कैंडी मतलब इंडो कैंडी हो जाएगा, जापान में पैगोडा, जापान में क्या? पैगोडा, श्रीलंका में डागावा, श्रीलंका में डागावा। स्तूपों को प्रार्थनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। स्तूप किसके लिए बनाया जाता था? प्रार्थना के लिए। बौद्ध धर्म में जैसे प्रार्थना के लिए। ऐसा माना जाता है कि उनके शारीरिक अवशेष को 8 भागों में बांटा गया है। इन अवशेषों को अनुयायियों के बीच बांटा गया था। इनके अवशेषों को 8 भागों में इनके अनुयायी के बीच में बांटा गया था। महान सम्राट अशोक ने स्तूपों का निर्माण संरक्षण दिया था, निर्माण और बनाया था भी, और उसको संरक्षण भी दिया था। स्तूप के 4 प्रकार होते थे। एक शारीरिक स्तूप, ये स्तूप बौद्ध के अवशेषों पर बनाए जाते थे। अस्थिया, दांत और बाल होता था। अस्थि होता था, दांत होता था और बाल होता था। कौन? शारीरिक स्तूप में। कौन सा स्तूप में? शारीरिक स्तूप में। अच्छा, और परिभौमिक स्तूप, इन स्तूपों को वस्तुओं के द्वारा बनाया जाता। परिभौमिक जो होता था वस्तु के द्वारा बनाया जाता था। और संकल्पित स्तूप, इस प्रकार के स्तूप बौद्ध सन्यासियों के द्वारा बनाया गया, और इन स्तूपों का निर्माण गौतम बुद्ध के से संबंधित स्थानों पर किया गया, जैसे राजगिरी, वैशाली और श्रावस्ती। बौद्ध अनुयायियों द्वारा संकल्पित बनाया गया। अच्छा, उद्देश्य का स्तूप कहाँ बनाया गया था? राजगिरी, वैशाली और श्रावस्ती में। उद्देश्य का स्तूप, उद्देश्य का बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित जन्म ज्ञान प्राप्त महान परिनिर्वाण आदि। जन्म ज्ञान महापरिनिर्वाण, जन्म ज्ञान और महापरिनिर्वाण के स्थान पर, जैसे सारनाथ लुम्बिनी में बनाया गया। सारनाथ और लुम्बिनी में। अशोक के काल में स्तूपों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। और इसे एक लकड़ी की दीवार से घेरा जाता था, जिसे वेदिका कहा जाता था। स्तूप के बनाया जाता था और लकड़ी के घेराव होता था, उसे क्या कहते थे? वेदिका बोलते थे। ऊपर का हिस्सा जो त्रिशूल का आकार होता था उसको छत्र बोलते थे। अच्छा, और उसके नीचे यात्री और जे 1 2 3
चार पाँच, पंचभुज के आकार होता था उसको क्या बोलते थे? हर्मिका बोलते थे। और प्रदक्षिणिका पथ, गेट को प्रदक्षिणिका पथ, और पवित्र सामग्री जो ऊपर गुंबद आकार का होता था उसको पवित्र सामग्री बोलते थे। तोरण, तोरण भी गेटे के बोलते थे। लकड़ी की वेदिका होता था। बौद्ध विद्वानों के अनुसार अशोक 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूप कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह संदिग्ध है परंतु अशोक ने भारत में कुछ प्रसिद्ध स्तंभों का निर्माण किया था। जैसे भारत में सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश में। सारनाथ स्तूप यूपी में। सारनाथ कहाँ में? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अमरावती कहाँ में? आंध्र प्रदेश में। लुम्बिनी स्तूप कहाँ? नेपाल में है। अशोक ने सांची स्तूप को अपने काल में मध्य प्रदेश बनवाया था। यह मूल रूप से ईंटों द्वारा बना था। इसे महास्तूप की संज्ञा दी जाती थी, परंतु शुंग वंश के दौरान पुष्यमित्र शुंग के द्वारा नष्ट कर दिया गया। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इसे क्या सांची स्तूप को महास्तूप बोला जाता था। अच्छा, परंतु पुष्यमित्र शुंग के मृत्यु के बाद अग्निमित्र शासन पर बैठा। अग्निमित्र एक सहिष्णु शासक था और उसने सांची स्तूप को मरम्मत करवाई थी। उन्होंने सांची स्तूप के कुछ घाट को पुनः निर्माण करवाया, जैसे वेदिका अंड का निर्माण करवाया था। वेदिका कहाँ होता था? वेदिका लकड़ी के घेराव जो होता था, और अंड में थी। यह मुख्य रूप से कहा जाता है कि स्तूप के निर्माण में पत्थर का उपयोग होता है। सांची का स्तूप का अत्यंत महत्वपूर्ण है और मूर्तिकला में जातक कथाओं का अंकन किया गया है। मूर्तिकला में जातक कथाओं का अंकन किया गया है। यह मूर्ति कला आकार में बहुत छोटी है। सांची स्तूप का खोज 1818 में जनरल हरबर्ट टेलर के द्वारा खोजी गई थी। वर्तमान में सांची में 50 स्मारक हैं। सांची में कितने स्मारक हैं? 50 स्मारक हैं। सांची का स्तूप 1818 में जनरल हरबर्ट टेलर के द्वारा खोजी गई थी। वर्तमान में सांची में 50 स्मारक हैं। सांची का स्तूप खोज 1818 में जनरल हरबर्ट टेलर। 50 स्मारक है। स्तंभ, अब देखेंगे स्तंभ, देखेंगे क्या देखें? राजप्रसाद देखें, स्तूप देखें, उसके बाद स्तंभ मौर्य कला के सबसे महत्वपूर्ण सृजन है। इन स्तंभों को धम्म स्तंभ के रूप में जाना जाता था। इन स्तंभों का मुख्य उद्देश्य बौद्ध विचारकों का प्रचार एवं दरबारी आज्ञा था। क्या था? इन स्तंभों का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध विचारधारा का प्रसार एवं दरबारी आज्ञा था। अच्छा, अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। कुछ अभिलेख क्या संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। अधिकतर अभिलेख पाली और प्राकृत भाषा में लिखे गए। अधिकतर कैसे में? पाली और प्राकृत में लिखे गए। अशोक के स्वतंत्र एकास्मक पत्थर के बने होते थे। अशोक के स्तंभ एकास्मक पत्थर के बने होते थे। अशोक के स्तंभों को संख्या लगभग 30 थी। अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी थी? 30 थी। इन स्तंभों का ऊंचाई 50 फीट और वजन कितना था? और वजन 50 टन था। 50 फीट और 50 टन। आधार चौड़ाई एवं ऊपरी भाग संकीर्ण होता था। इन स्तंभों की कोई आधार नहीं थी। अशोक के स्तंभ के 4 भाग होते थे। सॉफ्ट एक लंबे सॉफ्ट ने स्तंभों का आधार निर्मित किया। शीर्ष स्तंभ का शीर्ष होता था। अवशेष यह वृत्ताकार और आयताकार हो सकता था। शीर्ष आकृति पशु आकृति स्तंभ के ऊपर दर्शाता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे, जैसे हाथी, घोड़ा, बैल इत्यादि। अवशेष कैसा होता था?
आयताकार और वृत्ताकार होता था। कुछ महत्वपूर्ण मौर्य स्तंभ जैसे रुमनदेही स्तंभ कहाँ में है? नेपाल में है। अशोक की लुम्बिनी यात्रा से संबंधित है। रुमनदेही अशोक के कहाँ? अशोक के लुम्बिनी यात्रा से संबंधित है रुमनदेही स्तंभ, नेपाल। ऐसे निगाली सागर स्तंभलेख नेपाल में अशोक के स्तूप की जानकारी मिलता है। निगाली से स्तूप की जानकारी। रामपुरवा बिहार पश्चिमी चंपारण बल में बैल प्रतीक है। पश्चिमी चंपारण बल प्रतीक है। वैशाली स्तंभ केवल एक सिंह बिना अभिलेख है। अच्छा, लुम्बिनी की यात्रा निगाली अशोक के स्तूप। अच्छा, दिल्ली टोपरा स्तंभ पटना में अम्बाला में स्थित टोपरा था। इलाहाबाद अशोक के 2 अभिलेखों को समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। लौरिया नंदनगढ़ सबसे पुराना स्तंभ सिंह के द्वारा बना होता था। अच्छा, सारनाथ स्तंभ अशोक के स्तंभ में प्रसिद्ध सबसे सुंदर अभिलेख था। सारनाथ सुंदर अभिलेख था। अशोक द्वारा निर्मित वाराणसी के पास है। इसमें 4 सिंह मुख्य रूप से है। बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक है। 1 रुपये के नोट एवं 2 रुपये के नोट के सिक्कों पर सारनाथ के स्तंभ बनाया गया है। चैत्य एवं बिहार अब ये देखेंगे। चैत्य एक धार्मिक स्थापत्य का ही अंग है। मुख्यतः बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है। वास्तव में चैत्य उपवास केंद्र का पूजा गृह है। प्रारंभिक चरण में चैत्य लकड़ी का बना होता था। परंतु बाद में उन्हें चट्टान के द्वारा बनाया गया। वास्तव में चैत्य शैलकृत चट्टान की आकृति है। मौर्य काल के दौरान चैत्य स्तूपों को साथ जोड़कर बनाया जाता था, जबकि बिहार में स्तूप संयुक्त नहीं होते थे। चैत्य का आकार आयताकार होता था और इसे ध्यान और पूजा के लिए बनाया जाता था। हम जानते हैं कि स्तूपों का निर्माण पूजा के लिए किया जाता। चैत्यों का आंतरिक भाग चमत्कार होता था। भाजा कार्ले एलोरा नासिक बिहार प्राचीन काल के दौरान जैन एवं बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। बिहार वास्तव में बुद्ध के रहने की स्थान थे। मौर्य काल के दौरान बहुत से बिहार का निर्माण करवाया गया। बरावर और नागार्जुन की गुफाएं। अच्छा, ये गुफाएं भारत में सर्वाधिक प्राचीन होते थे। भारत में सर्वाधिक प्राचीन। वास्तव में ये प्राचीन शैलकृत गुफाएं तीसरी शताब्दी। ये गुफाएं अशोक एवं उनके पौत्र दशरथ से संबंधित है। उन्होंने गुफा स्थापत्य के विकास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुफाएं भारत में ऐतिहासिक महत्व रखती है। वास्तव में गुफा स्थापत्य मौर्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। 4 गुफाएं बरावर पर्वत पर बनाई गई है। 3 गुफाएं नागार्जुन पर्वत पर बनाई गई है। बरावर के पर्वत पर अशोक के 3 गुफाएं हैं। बरावर 4 गुफाएं बनाए गए हैं। और अगर बोलेगा नागार्जुन पर तो 3 गुफाएं बनाए गए हैं। नागार्जुन। अच्छा, सुदामा, कर्ण चौपर, विश्वकर्मा और लोमस की गुफा। सुदामा, कर्ण चोपड़ा, विश्वकर्मा, लोमस की गुफा दशरथ द्वारा बनाया गया है। सुदामा, कर्ण चोपड़ा, विश्वकर्मा, लोमस की गुफा दशरथ के द्वारा बनाया गया है। नागार्जुन पर्वत पर गोपिका गुफा दशरथ के द्वारा बनाया गया। नागार्जुन पर गोपिका गुफा। सुदामा, कर्ण चोपड़ा, विश्वकर्मा।
सुदामा, कर्ण चोपड़ा, विश्वकर्मा, लोमस ऋषि। सुदामा, कर्ण चोपड़ा, विश्वकर्मा, लोमस ऋषि। सुदामा, कर्ण चोपड़ा, लोमस ऋषि और विश्वकर्मा। और गोपिका किसके द्वारा? गोपिका दशरथ के द्वारा बनाया गया है। गोपिका दशरथ के द्वारा बनाए गए हैं। गुफाओं की मुख्य विशेषताएं: दीवारों पर उच्च स्तर की पोलिश, बाद में गुफाएं भारत के गुफा स्थापत्य के लिए प्रेरणा बन गई थी। अशोक के द्वारा नागार्जुन की पहाड़ी पर 2 गुफाएं, बदिधी गुफा और बापिया। बदिधी और बापिया। बदिधी और बापिया। गुफाओं का महत्व: स्थापत्य एवं संस्कृति महत्व होता था। धार्मिक महत्व अभिलेख के लिए ऐतिहासिक होता था। अच्छा, जैसे कि चैत्य और बिहार का निर्माण करवाया, परंतु ये गुफाएं एक अन्य संप्रदाय आजीविकों के लिए बनाई गई थी। ये संकेतित करता है कि अशोक एक सहिष्णु शासक और ये सभी गुफाएं धार्मिक सहिष्णु का प्रतीक है। मौर्य शासकों ने विभिन्न धर्मों को रक्षा दिया था। ऐतिहासिक महत्व: अशोक को बराबर की गुफाएं में प्रियदर्शी कहकर पुकारा गया। बराबर की गुफाएं में प्रियदर्शी कहकर। प्रियदर्शी कहकर पुकारा गया। गुफा में मौर्य और मौर्योत्तर काल में अमूल्य योगदान था। इस गुफाओं को दशरथ को देवनाम प्रिय भी कहा जाता था। देवनाम प्रिय। कर्ण चोपड़ा गुफा में एक गुप्त काल का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। कर्ण चोपड़ा में गुप्त काल का। अब लोक कला, मौर्य लोक कला देखेंगे। मृदभांड टेराकोटा चित्र याचनी का मन के। मृदभांड ऊपरी काले पॉलिशदार मृदभांड मौर्य काल के प्रमुख मृदभांड थे। इसका उपयोग मौर्य साम्राज्य के धनी वर्ग के द्वारा किया जाता था। मौर्य काल के मृदभांड केवल लोक कला के अंतर्गत किया जाता था। ऊपरी काले पॉलिशदार की मृदभांड देखते हैं। ऊपरी काले। अच्छा, टेराकोटा की आकृति। मौर्य कला और संस्कृति ने इतिहास के अति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। यहाँ टेराकोटा का अर्थ होता है जली हुई मिट्टी। टेराकोटा का अर्थ जली हुई मिट्टी। मौर्य कला में बहुत सी आकृति टेराकोटा से बनी हुई थी। इस काल में बहुत सी प्रसिद्ध टेराकोटा की प्रसिद्ध मूर्तियाँ टेराकोटा से प्राप्त हुई है। टेराकोटा की मूर्ति प्रमुख रूप से पाटलिपुत्र और तक्षशिला से प्राप्त हुई है। इनमें कुछ आकृतियाँ उत्तम स्तर की उदाहरण के तौर पर एक नृत्य करती हुई लकड़ी, जैसे टेराकोटा की आकृति पशु, पक्षी, मानव और सन्यासी से संबंधित। मानके। मौर्य साम्राज्य में मानके के कारखाने मुख्य रूप से मानके वैशाली, चंपा और कुम्हरार में देखते हैं। वैशाली, चंपा और कुम्हरार में। ये हाथी और हड्डियों को दांत का प्रयोग किया जाता था। मुख्यतः इनका उपयोग श्रृंगार प्रशासन में किया जाता था। इनका आकार पंचभुजाकार, बेलनाकार एवं आयताकार होता था। पंचभुजाकार। मूर्ति कला। मौर्य काल में मूर्ति कला भी एक लोक कला का। विभिन्न क्षेत्रों में हमें मौर्य कला के विभिन्न स्थापत्य यक्ष और याचनी की प्रतिमाएं प्राप्त होती। दीदारगंज में पटना मौर्य कला की अधिकतर
बालू व पत्थर की बनी होती थी। मुख्य रूप से स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित होता था। बाद में बौद्ध और महावीर की मूर्तियाँ को प्रेरित किया। यहाँ यक्ष मित्र और प्राकृतिक वाली आत्मा होती थी। शक्ति में यक्ष के बराबर होता था। यक्ष के बराबर होता। विशाल आकृति मिलती है। स्थापना पटना विदिशा मथुरा अधिकतर खड़ी हुई है। अधिकतर प्रतिमाएं पर पॉलिश की गई है। मौर्य कला का सर्वोत्तम पटना के आसपास दीदारगंज याचनी की प्रतिमाएं वर्तमान में यह प्रतिमा बिहार संग्रहालय पटना में स्थित है। ये सभी प्रतिमाएं बालू व पत्थर की बनी होती थी। थैंक यू, बाय बाय।